हेलो कॉन्फैक्ट्स। आज हम लोग आपके बीच में कॉन्स्टिट्यूशन के सीरीज़ के अंदर बेसिकली जो है हम आपके साथ फिर एक और क्लास के साथ हैं। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट किया था। फंडामेंटल राइट्स को जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, राइट। और फंडामेंटल राइट्स की क्लास के अंदर हमने बताया था आपको कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो है इस पूरे क्लास के अंदर आपको बताया जाएगा, जिसके अंदर जो है 6 तरह के राइट्स हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू स्पीक, उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उसके बाद राइट रिलीजियस राइट, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट, और उसके बाद लास्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ये 6 तरह के राइट्स जो हैं इसके बारे में हमें बात करनी थी, जिसमें से मैंने आपको पहला बता दिया था, कौन सा, राइट टू इक्वालिटी। इसमें आर्टिकल 14 से लेकर और 18 तक जिक्र है। इसमें 19 से लेकर 22 तक राइट टू स्पीक के अंदर, या फ्रीडम ऑफ स्पीच कह सकते हैं आप इसे। देन आर्टिकल 23 से लेकर 24 दो आर्टिकल्स जो हैं वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस में है, उसके बारे में भी आज हो सका तो बात करेंगे। देन आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो है वो आपका रिलीजियस राइट है, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद आर्टिकल 29 एंड 30 टॉक्स अबाउट द एजुकेशनल एंड द कल्चरल राइट ऑफ माइनॉरिटीज़। एंड देन आर्टिकल 32 सेज if state contravenes any of the fundamental rights, you can directly go to the Supreme Court as per Article 32, and you can also go to the High Court as per Article 226. Article 226, you can directly go to the High Courts. In the last class, we had discussed about that how right to equality has been given to all the people of India, and not even to the people of India, to outsiders also this article has been given, this right has been given. हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, आर्टिकल 19 से लेकर, एंड देन we will finish this particular section of the rights, I will say right to speak. हम इसके बारे में आज बात करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें है। बहुत इंटरेस्टिंग है, नो डाउट। इसके अंदर काफ़ी कुछ है जो आपको जानना समझना चाहिए। आर्टिकल राइट टू, ये कह सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ये आर्टिकल है, एक्सप्रेशन का ये आर्टिकल है। इसमें आर्टिकल 19 20, 21 एंड 22 के बारे में बता रखा है। डिटेल से बात करेंगे हम इसके बारे में, देखते हैं एक बार क्या क्या कहता है जो कुछ भी है। आर्टिकल 19 कहता है सेम चीज़, ये यूँ कह लो कि यही आर्टिकल 19 ही है आपका, दैट इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको जो बोलने का अधिकार है, वो बोलने का अधिकार आपको किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? आर्टिकल 19 के तहत जो है आपको बोलने का अधिकार दिया गया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आई विल से आर्टिकल 19 दैट गिव्स यू द पावर टू स्पीक। ये इंडिया के तमाम लोगों को ये आर्टिकल दिया गया, और मकसद क्या है इसके पीछे? इसके पीछे मकसद है कि आपके मन में अगर कोई विचार है, आपके मन में अगर कोई थॉट्स हैं, तो आप उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप उसे बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक अबाउट दैट। ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आई विल से। एंड ये आर्टिकल, फ्रीडम ऑफ स्पीच का आर्टिकल जो है बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में से माना जाता है। ये आर्टिकल में जो पावर दे रखी है वो आपको दे रखी है कि आपको बोलने का अधिकार। इसी तरीके से आप देखेंगे एक आर्टिकल आएगा आपका, आर्टिकल 105, एंड देन एक आर्टिकल आएगा 194। ये दो आर्टिकल्स, इसमें क्या है कि पावर एंड प्रिविलेजेस है,
टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, एमपीज। और दूसरा है पावर एंड प्रिविलेजेस है टू एमएलएज एंड एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ओके, ये आर्टिकल भी साथ में, ये दोनों पावर देता है किसको? एमपीज को, और ये देता है एमएलएस को और आपका एमएलसीज को। और ये देता है किसको? पीपल ऑफ इंडिया ओनली। कोई बाहर वाला आएगा हमारे यहाँ बोलेगा नो 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 नो, दिस आर्टिकल हैज़ नॉट बीन गिवन टू देम ऑल। ये आर्टिकल हमारे पास है, सिर्फ ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर आप जाएंगे इस आर्टिकल के बारे में एंड यू स्टडी अबाउट दिस आर्टिकल, देन यू विल कम टू नो कि इस आर्टिकल के बारे में ये वाली बात नहीं कह रखी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसमें बता रहेगा सर्टन, देर आर सर्टन राइट्स हैज़ बीन गिवन इन द आर्टिकल 19 दैट इज ऑल अबाउट योर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने का अधिकार है। उसमें 19 के अंदर 1 और A के अंदर आपका है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये पीपल ऑफ इंडिया को है। 105 आर्टिकल 105 जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को पावर दी गई है और बोलने, और 194 में पावर जो है, पावर एंड प्रिविलेज जो है एमएलएस को और एमएलसी को दिया गया है। आर्टिकल 9 आपको कहता, आर्टिकल 19 का 1A कहता है कि देयर इज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो जो आप बातें कहते हैं, अपने जो एक्सप्रेशंस लिखते हैं, अच्छा एक्सप्रेशन का मतलब क्या हो गया? कि सिर्फ बोलना, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास बोलने का अधिकार है, क्या सिर्फ ये? नहीं, बोलने का अधिकार के साथ जो है आपको लिखने का अधिकार भी साथ में मिलता है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। आपको बोलने के अधिकार के साथ जो है, कौन सा? रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का एक केस है 1950 का। उसमें कहा गया है कि रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, स्टेट ऑफ मद्रास, ये केस है 1950 का, शायद केस है, आप लोग और फिगर आउट कर लेना इसे। 1950 का ये केस ये कहता है कि बोलने के अधिकार के अंदर जो है आपका लिखने का अधिकार भी है। राइट टू राइट किसको मिलता होगा ये अधिकार? न्यूज़पेपर एजेंसीज को। तो आप अगर अपने कोई आर्टिकल को लिखना चाहते हैं, आप अगर अपनी कोई किताब लिखना चाहते हैं, अगर आप कोई नॉवेल लिखना चाहते हैं, अगर आप कोई भी न्यूज़पेपर के अंदर अगर अपना एक्सप्रेशन डालना चाहते हैं, तो वो भी आपका क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है। रोमेश थापर को जो है स्टेट ऑफ मद्रास ने ये रोक दिया था, ये कहकर कि हमारे स्टेट को, एक स्टेट की यूनिटी और इंटीग्रिटी को थ्रेट है, इसी वजह से हम जो है अखबार में ये सब चीज़ें नहीं चाहते हैं छापना। इन्होंने केस किया एंड देन ही वॉन। एक नई चीज़ आ गई, राइट टू राइट। तो राइट टू राइट ऑल्सो इंक्लूड्स इन दैट। अच्छा एक बात बताओ, जो फेसबुक पे आप लोग लिखते हैं, जो आप लोग यूट्यूब पे कमेंट्स करते हैं, जो आप लोग ट्विटर पे आप लोग ट्वीट करते हैं, क्या ये सब भी इसके अंदर आएगा? एब्सोल्युटली दीज थिंग्स आल्सो कम इन दैट। ये भी आपका जो है किसके अंदर आएगा? फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब क्या हो गया? कि बोलने का अधिकार, एक्सप्रेस करने का अधिकार। अच्छा एक बात बताओ, राइट टू स्पीक में, राइट टू स्पीक का मतलब सिर्फ जो है बोलने का अधिकार आएगा, या मैं कहना चाहता हूं कि मेरे पास राइट टू बी साइलेंट भी है? क्या इसके अंदर राइट टू बी साइलेंट आएगा? क्या मैं चुप ही रहना चाहता हूं, मैं बोलना नहीं चाहता, तो क्या चुप रहने का अधिकार बोलने के अधिकार में शामिल है? चुप रहने का अधिकार भी बोलने के अधिकार में शामिल है, ध्यान रखेंगे आप। अभी एक आर्टिकल आने वाला है, आर्टिकल 22 आएगा, जिसके अंदर प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिटेंशन का आर्टिकल है। उसके अंदर साफ साफ ये बात इनडायरेक्टली है, ऐसे तो डायरेक्टली खैर वहाँ नहीं लिखा हुआ है, बट मैं आपको बता रहा हूँ इंटरप्रिटेशन, कंप्लीट इंटरप्रिटेशन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि राइट टू स्पीक के अंदर आपका राइट टू बी साइलेंट भी है। जैसे आपके पास अधिकार है लॉयर्स को हायर करने का। मतलब क्या है कि भाई मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लॉयर्स बोलेंगे। और अगर वो आपको ज़बरदस्ती कहते हैं कि नहीं सर आपको स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, आपको बयान देना पड़ेगा, जब तक जुडिशरी नहीं कह देता तब तक तो बयान नहीं देना पड़ेगा। Once the judiciary says that you will have to give your statements to the court or to the police of
अ पर्टिकुलर था ना, until he कैन नॉट गिव स्टेटमेंट, बिकॉज यहाँ पे इसके बाद राइट टू बी साइलेंट भी है। आप देखेंगे लॉयर्स, कई बार देखेंगे आप, कई मूवीज़ के अंदर सीन दिखाते हैं कि टॉक टू माई लॉयर्स, मेरे वकील से बात करो, इस तरह के डायलॉग्स मार के जो है विलन निकल जाता है। निकल जाता पता नहीं, एक मूवी थी देख रहा था मैं, मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी वेब सीरीज है बेसिकली यार, क्रिमिनल इनजस्टिस आई थिंक, डिज्नी हॉटस्टार पे, बहुत अच्छी, मतलब इतनी बढ़िया, उसमें उसने बढ़िया कॉन्सेप्ट दे रखा है कि मैरिटल रेप का है, और एक जो है बाय डिफ़ॉल्ट किसी का मर्डर हो जाता है और इत्तेफाक से वो उसके साथ होता है उस टाइम पे, तो उसका केस है, बड़ा अच्छा केस लगा मुझे, बहुत अच्छी स्टोरी है। अब कैसे जुडिशरी काम करती है, कैसे थाना काम कैसे करता है, पुलिस काम कैसे करता है, वो आप वहाँ से समझ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें फिल्में सिखाती है। कुछ लोग कहते हैं कि फिल्में नहीं देखना, अरे फिल्में बहुत ज़रूरी है देखना। अब हम लोग यहाँ पे कितना एक्सपेंस करके आपको क्लासेस दे रहे हैं, कितना हम मेहनत करके आपको क्लासेस दे रहे हैं। हमने 1 किताब पढ़ी, 2 किताब पढ़ी, 3 किताब पढ़ी, और उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करने लग गए। वो लोग एक किताब के ऊपर जो है कम से कम 1.5 से 2 साल स्टडी करते हैं, 2 साल स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, और कम से कम 100-200 करोड़ रुपए का खर्चा करते हैं। हम इसका 1% भी नहीं करते हैं, और 1.5 साल 2 साल, और इतनी बड़ी टीम काम करती है उसके अंदर, कम से कम हज़ारों लोग काम करते हैं, हज़ारों लोग काम करते हैं। इतने लोग मिलकर एक फ़िल्म तैयार करते हैं, और आपको एक पूरी किताब जिसको पढ़ने में आपको महीना दर महीना लग सकता है, उस किताब को मात्र 2.5 घंटे में आपको समझा देते हैं। तो फिल्मों से जितनी नॉलेज मिलेगी और जितना रियलिस्टिक तरीके से वो देंगे, अगर मूवी अच्छी बनाने वाले लोगों ने अच्छी बनाई, और बहुत सारी मूवी अच्छी बनती है, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे साउथ इंडिया हो, चाहे हॉलीवुड हो, हर जगह पे बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनती हैं, ठीक है, एक्सेप्ट भोजपुरी। भोजपुरी को छोड़कर फिजिक्स के सारे नियम तोड़ देते हैं वो लोग। कुछ जो है, कुछ फिल्में उनके में भी अच्छी होगी, ऐसा मेरा मानना है। हर जगह पे कोई ना कोई अच्छा एक्टर तो होता ही है। मतलब एक्टर तो खैर बहुत सारे, फिल्में बहुत अच्छी हो सकती है, एक आधा फिल्में अच्छी वहाँ पे भी होंगी, मुझे उम्मीद है। मैं ज़्यादा भोजपुरी से एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो अच्छा बनाते होंगे, इन्होंने इतना कल्चर ख़राब कर रखा है। गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूँ मैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे जो ये लोग ये जो गाना बजाना कर रहे हैं ना भोजपुरी सिंगर, ये अपनी माँ बहन के सामने बैठकर जो है अपना ही गाना नहीं सुन सकते हैं। अपनी माँ बहन को अपने सामने बिठाकर कभी इनके साथ ट्रीटमेंट करे अगर, तो छोटा सा ट्रीटमेंट कर दो, इनको बुलाओ और इनके सिस्टर को, मदर को सामने बिठाओ, और बस इतना कह दो कि जो आप गाना गाते हैं एक बार बस ये गाना अपनी माँ बहन को सुना दे सामने। इनको भी तो पता चले कि हमारा बेटा कितना बड़ा काम करता है, कितना बड़ा सिंगर है। वो सुना नहीं पाएंगे, वो शर्म से खुद डूब मर जाएंगे, लेकिन सुना नहीं सकते वो लोग। पता नहीं किस तरह की बीमारी लग गई है इन लोगों को। इनको पता नहीं क्यों किसी ने क्या समझा दिया है कि अच्छे गाने लिखकर जो है नाम नहीं कमाया जा सकता, अच्छे गाने गाकर जो है फेम नहीं कमाया जा सकता। पता नहीं किसने समझा दिया इन्हें। सस्ती लोकप्रियता के नाम पे जो है ये लोग बिहार के पूरे मतलब संस्कृति को ही चौपट करने में लगे पड़े हैं। अच्छे अच्छे सिंगर भी तो कितने सारे, जुबिन नौटियाल कितना बढ़िया गाना गाता है, एक शब्द अपशब्द नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बाद सब गाते हैं उसके गाने को। अरिजीत सिंह कितना बढ़िया सिंगर है, हैं, कितने बढ़िया गाना गाता है वो। बी प्राक हमारे कितने अच्छे सिंगर हैं, कितना बढ़िया सॉन्ग गाते हैं लोग, इतने बढ़िया राइटर है, जानी जैसा राइटर है, वो अमिताभ भट्टाचार्य जैसे राइटर है हमारे पास, इरशाद कामिल जैसे राइटर्स हैं हमारे पास, इतने बढ़िया बढ़िया लोग हैं, और इतना बड़ी एक शब्द इन्होंने गलत नहीं लिखा, लेकिन उसके बावजूद भी गाने चलवा दिए। हाँ ठीक है, कुछ गाने बॉलीवुड में भी निकल गए बेकार, कोई हर जगह कुछ ना कुछ गलत निकल ही जाता है, लेकिन ये तो सारे गाने ही चौपट बना रहे हैं। पता नहीं अभी हाल ही में मैं, ऋषि ने मेरे को दिखाया था एक गाना यार, इतना प्यारा गाना था, भोजपुरी का गाना था, और ऐसा सिंगर जिसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, इतना बढ़िया गाना गा रहा था वो। ओहो, मैंने कहा यार ये इसको कहाँ छुपा रखा है, इसको लेके आओ बिहार में, अच्छा कहाँ सा गाना है, पता नहीं वो गाना भूल गया यार मैं, बहुत प्यारा लग रहा था। तो खैर दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे देख रहे हैं सारा का सारा जो गंद फैलता है, किस वजह से, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच कितना गहरा है अपने आप में, ये भी समझे आप। राइट टू स्पीक के अंदर आपका राइट टू बी साइलेंट भी है, खामोश रहना भी, क्योंकि खामोशियों के ऊपर भी गाना, कौन सा गाना है वो, खामोशियाँ आवाज़ है, कभी सुनने तो आओ जरा। अब देखो खामोशियाँ आवाज़ है, समझ रहे हो, तो कुल मिला के उसमें भी आवाज़ है, उसमें भी स्पीच है, उसमें भी कोई एक्सप्रेशन है, ठीक है ना।
तो इसी वजह से कहा गया कि ना ना ना, साइलेंस को भी समझो, साइलेंस में भी एक आंसर होता है, एक जवाब होता है। इसलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर राइट टू बी साइलेंट, राइट टू राइट, ये भी शामिल है, और स्पीक तो है ही है इसके नाम पे। और जो MPs हैं उनको दिया गया 105 के तहत, और जो MLAs और आपके MLCs हैं इसको 194 के तहत जो है इन दोनों को अधिकार दिया गया है बोलने का। इनको थोड़ा ज़्यादा दिया गया है। ये MPs लोग हैं भाई, लोकसभा राज्यसभा में बैठते हैं ये लोग, ये विधानसभा में बैठते हैं, ये बड़े लोग हैं, तो बड़े लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा अधिकार देना बनता है ना, तो बड़े लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा अधिकार दिया गया है, ठीक है। ये लोग जाकर जो है आपका लोकसभा में राज्यसभा में कुर्सी तोड़ सकते हैं। ये जो शब्द से जुड़े हुए जो सांकेतिक जो संदेश होते हैं ना, ये सिर्फ जो है बोल कर ही नहीं, बल्कि ये कुर्सी तोड़कर, माइक तोड़कर, ठीक है, जो है उसके बाद आपका कैमरे के सामने जो है वो नारेबाजी करके, राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह के इस तरह के कह के ये लोग बड़े लोग हैं भाई साहब, बड़े लोगों के पास थोड़ी ज़्यादा पावर देना बनता भी है, ठीक है ना। चाहे फिर ये देश के राष्ट्रपति तक को क्यों ना खदेड़ दे, तब भी इनके ऊपर कोई कुछ नहीं करेगा, और होने वाला कुछ भी नहीं होने वाला। वो अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि गलती से निकल गया, हम गलती से बोल दिया, हम बंगाली हूँ ना, बंगाली से मिस्टेक हो जाता है, समझो हमारी बात, हम ससुरा बंगाली हम कभी कभी गलती करता है। सुभाष चंद्र बोस से तो मैंने कभी देखी नहीं स्टेटमेंट की गलतियाँ होते हुए, हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान लिख दिया, जनगण मन लिख दिया, उनसे तो मैंने नहीं कभी देखा ऐसी गलतियाँ करते हुए। उनने तो कभी ऐसे शब्द नहीं लिखे, उनके तो एक हर शब्द में क्या कहते हैं, अपनी एक थीसिस है, अपनी एक कहानी है उसके अंदर, उनको तो कभी गलत बोलते हुए नहीं देखा। विपिन चंद्र पाल नहीं बोले, अरविंदो घोष नहीं बोले, राजा राम मोहन रॉय, वो कभी, उनके मुंह से कभी गलत नहीं देखा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन लोगों को हमने कभी गलत नहीं देखा। कादम्बनी गांगुली कभी गलत नहीं देखी हमने। यही कैसे गलत निकल गए? तुम नेता प्रतिपक्ष हो, तुमसे देश उम्मीद करता है कि पक्ष अगर कभी भी जो है सत्ता के ऊपर अहंकार करके बैठ जाएगा संसद के अंदर, अगर वो ये मान ले कि भाई हम ही भगवान हैं, हम ही खुदा हो गए, ये देश हमसे चलता है, खुद से चलता है और खुदा से चलता है, और वो खुदा भी हम ही है, तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष जो है उसके इस घमंड को तोड़ेगा हर बार, और जनता की आवाज़ जो नहीं सुनी जा रही होगी, आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ इंसान जो इंसाफ की गुहार लगा रहा होगा, उस इंसाफ को संपूर्ण करने का जो जिम्मा जिस कंधों पे होता है उसे कहते हैं नेता प्रतिपक्ष। और नेता प्रतिपक्ष के मुंह से इस तरह के बयान निकल जा रहे हैं। जेन्युइन मिस्टेक हो सकती है, चलो मैंने एक टाइम के लिए मान भी लिया कि 3 बार राष्ट्रपति बोलने के बाद 1 बार राष्ट्रपति गलती से निकल गया होगा, लेकिन ये सब गलतियां अपने आप में दिखा देती है कि तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड में क्या चलता है। तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड में कहीं ना कहीं ये भी चलता ही है, तुम इस तरह सोच ही रहे होगे कहीं ना कहीं, यार ये मोदी की देखा, मोदी की ये बनेगी। अब मैं इनको अगर एड्रेस करने लग जाऊँ मैं गलत हो जाऊँ, मेरे को समझ में आ रहा है कैसे एड्रेस करूँ लोगों को। तुम्हारा जरा से शर्म नहीं है, हैं? और जिस दिन इसको बनाया था ना अधीर रंजन चौधरी को, उसी दिन मुझे लगा कि कांग्रेस की वाकई में जो लीडरशिप है ना वो एकदम घटिया होती जा रही है दिन ब दिन। कि मतलब तुमने यार नेता प्रतिपक्ष में, तुम्हें इतने नेताओं के बीच में कोई तुम्हें नेता नहीं मिला, तुमने नेता प्रतिपक्ष के रूप में इसको बना दिया, जस्ट बिकॉज कि तुम्हें बंगाल के अंदर तुम्हारा अस्तित्व रह जाए, तुम्हारे लोग वहाँ पे थोड़े बहुत चमकने लग जाए। इस वजह से तुमने जो है बंगाल से एक ऐसे पर्सन को उठा के ले गया जिससे साफ हिंदी नहीं निकलती, जो एड्रेस नहीं कर पाता अपने मुद्दों को, और तुम नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी उठाकर दे दिया तुमने उसके कंधे पे कि भाई ले तू ही पकड़। उसका मैंने आज तक नहीं देखा कोई ऐसा स्टेटमेंट जिसको सुनकर मजा आया है। उसको देखकर ही लगता है कि वो 70s के ज़माने का जो कोई नेता होता है ना, जो 70s के ज़माने का नेता, कोई ऐसा नेता जिसको देखकर ही लगता है कि ये सिर्फ पैदा ही हुआ है मतलब कि लोगों का मूड खराब करने के लिए ये इतने बढ़िया बढ़िया नेता है कांग्रेस के अंदर है। वो कपिल सिब्बल कितना टैलेंटेड पर्सन था, उसको नाराज करके भेज दिया इन्होंने समाजवादी के अंदर। वो समाजवादी पार्टी में चला गया, जिन्होंने हमेशा जो है वैधानिक तौर पे और लीगली जो है हमेशा कांग्रेस का स्टैंड लिया, जितने बड़े बड़े केसेस हैं वो हैंडल किए। सचिन पायलट राजस्थान में इतना टैलेंटेड बंदा है, उसको वहाँ छोड़ रखा है, उसको उठाकर ये राज्यसभा या लोकसभा में के पटल में नहीं ला पाए। अभी आज़ाद साहब हमारे कश्मीर के, वो राज्यसभा से चले गए। ये चाहते तो कितनी सारे बाई इलेक्शंस हुए उसके अंदर जो है आज़ाद साहब को दोबारा ला सकते थे और लोकसभा के अंदर बिठा सकते थे। ऐसे लोगों को रखना चाहिए था।
जिनके कहने पे प्रधानमंत्री मोदी जी भी रो गए। इतने टैलेंटेड लोगों के होने के बावजूद तुम लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों को रख रखा है यार। इससे बढ़िया तो तुम कन्हैया कुमार को रख लेते। कम से कम कन्हैया कुमार को तुम नेता प्रतिपक्ष बनाते, कम से कम वो 4 बातें बोलता तो लोग सुनते तो सही कम से कम। ये अटेंशन ही नहीं छीन पा रहा, और अटेंशन छीन रहा है तो इतनी धज्जियां उड़वा रहा है अपनी पार्टी की। इनको थोड़ा सा फ्रीडम ऑफ स्पीच ज़्यादा दी जाती है। 105 ये हमारे देश के जो है संसद, ये हमारे संसद के जो है सांसद है। MLAs को भी थोड़ी ज़्यादा दी जाती है। वो उनको देख रहा था विजेंद्र गोयल को। विजेंद्र गोयल को जो है 4 लोग जो है वो कंधे पे उठा उठा के लेके जा रहे थे, तब भी नहीं गया वो। तब भी वो निकला ही नहीं बाहर, मतलब ये विधानसभा, दिल्ली विधानसभा से कुर्ता फट गया उनका। इस तरह की हरकतें करते हैं। बस सड़कों पे ऐसा हो तो समझ में आता है यार। तुम विधानसभा और लोकसभा के पटल पे, संसद के पटल में बैठते हो। हिंदुस्तान का संसद, मतलब मैं कहूँ हिंदुस्तान का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हम यहाँ जो करते हैं उसका मैसेज दुनिया में जाता है। जब इस तरह के चित्र चलते होंगे, चलचित्र चलते होंगे जब कभी न्यूज़ चैनलों पे, कितना बुरा लगता होगा देखने में यार। और ये हमारे नेता लोग जो हैं, जिनको देखकर हमें चलना है, इनके हालत है तो देश की हालत क्या ही होगी फिर। सारी मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा रखी इन लोगों ने। 105 MPs, 194 MLAs के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच थोड़ी ज़्यादा है, और डिटेल में बताऊंगा जब मैं वहाँ बात करूँगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है, ठीक है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर राइट टू राइट भी है और राइट टू बी साइलेंट भी है, ठीक है ना। आपका चुप रहने का भी अधिकार है, ठीक है। आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि नहीं बोलना ही पड़ेगा। आप कह रहे कि नहीं हमें बोलना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यू हैव फ्रीडम टू बी साइलेंट ऑल्सो। दिस इज आर्टिकल 19(1)(a). मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि अगर गैलीलियो को, जिसने दोलक का सिद्धांत दिया, जिसने जो है पहला टेलीस्कोप दिया दुनिया को, अगर उसे बोलने का अधिकार दिया गया होता या उसे अपनी बात कहने का अधिकार दिया गया होता, आज साइंस 300-400 साल बहुत आगे पहले ही तरक्की कर चुका होता। कोपरनिकस को मौका दिया होता, केपलर को मौका दिया होता, शायद कहाँ होता। अगर वो लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच उस टाइम पे होता तो शायद ये सब चीज़ें और बेहतर तरीके से हो पाती। यही सब चीज़ों को सोचकर कि यार किसी इंसान के अंदर कोई विचार आ रहे हैं तो उस विचार को बोलने का मौका दो, उसे एक्सप्रेस करने का मौका दो, तो बनाया गया आर्टिकल 19(1)(a). अच्छा, मुझे अगर मेरे अंदर कोई विचार अगर आ रहे हैं या आपके अंदर कोई विचार आ रहे हैं तो आप उस विचार को सिर्फ अपने अंदर तक रखोगे तो फिर उसका क्या फ़ायदा। तो मुझे उस विचार को कहीं पे किसी दूसरे के इंसान के सामने रखना भी तो पड़ेगा। तो दूसरा होता है इसके बाद 19(a) के बाद 19(1)(a) के बाद 19(1)(b), फ्रीडम ऑफ असेंबली। फ्रीडम ऑफ असेंबली। आप क्या कर रहे हैं, आप लोगों से बता रहे हैं कि भाई मेरे अंदर ये आइडियाज आ रहे हैं यार, मैं चाहता हूं कि सुनो। जैसे मान लो कि मैं जो है देश में चल रही सारी राजनीतिक जो उल्टी सीधी गतिविधियां हैं उसके खिलाफ जो है अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए निकल पड़ा हूँ। मान लो 1 मिनट के लिए, तो मैंने अपनी बात रखनी स्टार्ट की तो लोग मुझे रोक रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई आर्टिकल 19(1)(a) तो कहता है कि मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो छोड़ दो मुझे, दूर हो जाओ। वरना अगर इसका उल्लंघन करोगे तो मैं कहाँ चले जाऊँगा, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट चले जाऊँगा। तो उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने कहा कि बोल ले बेटा, जितना बोलना है बोल ले। हाँ, मैंने कहा छोड़ दो मुझे बोलना है। फिर मुझे जब बोलने का अधिकार मिला तो मैं उस चीज़ को लोगों के आगे एक्सप्रेस भी करना चाहता हूँ। अब मैंने 1 पर्सन को पकड़ लिया, मैंने 2 को पकड़ लिया, ऐसे 4 को पकड़ लिया, और मैं उन सबको क्या कर रहा हूँ, अपने आइडियाज़ बता रहा हूँ कि देखो भाई देश खतरे में है, देश जो है वो सांप्रदायिक तनाव के अंदर है, हमारे देश की सेना जो है वो सुरक्षित नहीं है, हमारे देश के किसान जो है वो
स्ट्राइक पर है। हमारे देश के नौजवान जो है उनके हाथ में रोज़गार नहीं है। और इस तरह की मैंने जो हमेशा ही एक प्रॉब्लम रहती है, मैंने उन्हीं को मुद्दा बनाया और मैंने कहा कि बस अब बदलाव होगा। और मैं 10-15 लोगों को इकट्ठा कर रहा हूँ। फिर वो मेरे को रोकने आ गए। उनने कहा कि तुम्हें बोलने का अधिकार दिया था, अब ये तुम क्या नौटंकी कर रहे हो 10-15 लोगों को अपने साथ बिठाकर। मैंने फिर उन्हें आर्टिकल 19(1) दिखा दिया कि मेरा फ्रीडम ऑफ असेंबली भी है, सबको असेंबल करने का भी अधिकार है, इकट्ठा करने का भी अधिकार है, उनको अपनी बात कहने का भी अधिकार है। फिर वो पीछे हट गए। उन्होंने कहा कर ले भाई, कर ले जो करना है तेरे को। मैं ठीक है करूँगा। फिर 19(1) के तहत मैंने इन सबको बोला कि सुनो एक काम करते हैं, ऐसे बात नहीं बनेगी, हम लोग एक अपनी पार्टी बनाते हैं, हम लोग एक पार्टी बनाते हैं, नौजवान क्रांति पार्टी, NJP। वो NJP होगा NKP होगा, नौजवान क्रांति पार्टी NKP। और हमने NKP के नाम से एक पार्टी बना दी और हमने कहा कि पूरे इंडिया के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम अपनी बातें रखेंगे और लोगों को इकट्ठा करेंगे। इसके लिए हमने एक पार्टी बना दी। तो क्या फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन बनाना भी है, हमने एक एसोसिएशन बना लिया, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। फिर वो लोग वापस आ गए। फिर प्रशासन वाले फिर आए, कह रहे यार तुम्हें बोलने का अधिकार दिया था 19(1) में, चलो वो तो ठीक है, 10-12 लोगों को इकट्ठा करने का अधिकार दिया था, वो भी ठीक है। अब तुम ये क्या ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन बना के क्या ड्रामा करने जा रहे हो। मैंने उन्हें फिर बोला, मैंने कहा फिर आ जा, 19(1) देखा है, इस पर क्या लिखा हुआ है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। मैं बना सकता हूँ, मुझे संस्था बनाने का अधिकार है, मुझे संगठन बनाने का अधिकार है। मैं कहा पीछे हो जाओ। वो फिर पीछे हो गए। उन्होंने कहा कर ले भाई जो करना है कर ले यार, तू बार परेशान करता है। फिर उसके बाद फिर जैसे 19(1) हुआ, उसके बाद क्या हुआ मैंने बोला कि देखो मेरी बात सुनो। अपने लोगों को समझाया, मैंने कहा देखो हमें बोलने का अधिकार मिल गया है, हमें असेंबली करने का अधिकार मिल गया है, हमें एक साथ इकट्ठा होकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, एसोसिएशन बनाने का भी अधिकार मिल गया है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। अब हम सिर्फ अपने एरिया में रहेंगे ना, तो इससे हम अपने जो है विचारों को लोगों तक पहुंचा नहीं पाएंगे, हम देश को ऐसे बदल नहीं सकते। तो हम एक काम करते हैं, हम अलग अलग राज्यों में जाके, अलग अलग क्षेत्र में जाकर जो है वहाँ पर जाकर अपनी बात बोलते हैं। तो हम लोगों ने हमने सब लोगों को क्या करते हैं, फिर कुछ सबको भेज दिया बाहर कि जाओ अलग अलग स्टेट्स में जाओ। तो दिल्ली से किसी को हमने भेज दिया राजस्थान, किसी को भेज दिया उत्तर प्रदेश, किसी को भेज दिया बिहार, किसी को हिमाचल भेज दिया, किसी को उत्तराखंड भेज दिया, किसी को कश्मीर भेज दिया। हमारे लोग हर जगह पहुंच गए। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हमने सबको कहा कि जाओ अलग अलग जगह पे मूव हो जाओ। फिर ये प्रशासन वाले आ गए, फिर उन्होंने बोला कि यार पहले तुम्हें बोलने का अधिकार दिया 19(1) के तहत, फिर हमने तुम्हें B के अंदर जो है असेंबली करने का अधिकार दिया, 19(1) के अंदर तुम्हें जो है एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन बनाने का भी अधिकार दिया, तुमने ये NKP बना लिया। उसके बाद हमने तुम लोगों को जो है ये सारे अधिकार देने के बाद यहाँ पे बिठाया था। अब क्या कर रहे हो तुम लोग, अब तुमने सबको बाहर बाहर भेज दिया। मैंने कहा फिर वापस आ जाओ। फिर यहाँ देखो 19(1) क्या कहता है कि मेरे पास अधिकार है कहीं भी अपने लोगों को ले जाने का या कहीं भी जाने का अधिकार है मेरे पास, कि मैं जा सकता हूँ। तो जैसे मेरे पास फंडामेंटल राइट है, वैसे इनके पास भी ये लोग अलग अलग जाकर और हमारे विचारों को जो है भेज रहे हैं, तो क्या दिक्कत है। मैं कहा पीछे हो जाओ। फिर वो पीछे हो गए, फिर चले गए। फिर उसके बाद जो है अभी सारे के सारे लोग जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के सारे लोग हैं जो अलग अलग जाकर जो है प्रचार कर रहे हैं मेरे आइडियाज़ का। अब ये सारे के सारे लोग मेरे आइडियाज़ को लेकर अलग अलग स्टेट्स में चले गए। आर्टिकल 19(1) के तहत फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब वहाँ जाकर जो है ऐसा तो नहीं होगा कि ये लोग जाएंगे किसी और अलग राज्य में और बस रास्ते में ही रहेंगे, घूमते रहेंगे, कहीं ठहरेंगे तो ज़रूर। तो वहाँ ठहरने का भी अधिकार होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, फ्रीडम टू रिसाइड, वहाँ पे ठहरने का। तो कहीं होटल ले लिया, ठीक है ना, कहीं होटल ले लिया और होटल लेकर जो है वहाँ पर रहने लग गए और अब प्रचार को फैला रहे हैं। फिर प्रशासन वाले आए, फिर उन्होंने बोला कि यार अब ये क्या कर रहे हो तुम, पहले बोलने का अधिकार लिया, फिर असेंबली का, फिर एसोसिएशन का, फिर घूमने का, अब वहाँ पे लोगों को ठहरा दिया वहीं पे ही तुमने। उनने बोला कि ये फिर आ जाओ वापस, ये 19(1) का ही देखो, ये क्या कहता है कि भाई मैं अपने लोगों को वहाँ पे ठहरा सकता हूँ। अबे आसमान में थोड़ा रहेंगे या रास्ते में रहेंगे, हमेशा कहीं ना कहीं तो ठहरना पड़ेगा। कभी रात हो गई, कुछ हो गया तो कहीं रुकना तो पड़ेगा।
तो किसी भी जगह पे किसी भी राज्य में जाने का अधिकार, कहीं भी जाने का अधिकार, और प्लस वहाँ पे ठहरने का भी अधिकार है मेरे पास। ये मेरा फंडामेंटल राइट है। अब वहाँ पे गए तो वहाँ पर जाकर क्या हुआ कि मान लो कि हमने कहा कि भाई रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है, जैसे यूपी में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमें, बिहार में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बिहार में तो रिस्पॉन्स अच्छा मिलता ही है बिहार के लड़के जो हैं इस मामले में एक नंबर के हैं, चाहे आप 36 बातें कर लो, लेकिन इस मामले में बहुत अच्छे हैं वो लोग। सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता जो है हमेशा बना के रखते हैं। तो अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हमने कहा ये काम करो, हम अपना एक ऑफिस ही वहाँ पे खोल लेते हैं, और ऑफिस खोल कर जो है वहाँ पर क्या करते हैं, हम अपना प्रचार करते हैं, ठीक है ना। परमानेंट ऑफिस खोल लेते हैं। ऐसे हमने ब्रांच खोल लिए, 3-4 अलग अलग ऑफिस खोल लिया हमने, पार्टी ऑफिस खोल लिया हमने। और वहाँ पर पार्टी ऑफिस में हमने क्या कर दिया, वहाँ पर प्रॉपर्टी, भाई आप पार्टी ऑफिस खोल रहे हैं, ज़मीन तो लेनी पड़ेगी, तो हमने क्या किया ज़मीन ले ली। फ्रीडम टू प्रॉपर्टी या राइट टू प्रॉपर्टी कह सकते हो, हमने प्रॉपर्टी ले ली। अब वहाँ प्रॉपर्टी लेकर जो है हमारे सारे लोग रह रहे हैं। फिर वो प्रशासन वाला आया, फिर वो हमें चमका रहा था, फिर हमने उसे ये दिखाया, फिर वो चला गया। अब उसके बाद प्रॉपर्टी लेने के बाद अब वहाँ पे मान लो कि हम प्रॉपर्टी लेके बैठे हुए, तो वहाँ पे हो सकता है कुछ ना कुछ खर्चा भी आएगा, कुछ एक्सपेंस भी आएगा। तो हमने अपने लोगों से कहा कि एक काम करो यार, कुछ सामाजिक कार्य कर दो और उसके बदले में कुछ पैसा कमाओ। जैसे मान लो कि हेल्थ का एक कैंप रखवा दो वहाँ पे बिहार गांव मोहल्ले के अंदर। हॉस्पिटल में जाके उनके 1500 रुपये लगते हैं, तुम उनसे सिर्फ 500 रुपये लो, 1000 रुपये उनके बचा के दो, 500 रुपये तुम्हारे पास आएंगे, काफ़ी है। ऐसे भी हम समाज सेवा कर रहे हैं। और 1000 रुपये की छूट दे दो सबको। तो वो जो 500-500 रुपये आ रहा है वो क्या कर रहे हैं, हम उस इनकम को जनरेट कर रहे हैं। और उस इनकम को जनरेट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उस सारे के सारे इनकम को जो है हम लोगों ने जोड़ते जोड़ते जो है वहाँ पर और पैसा एक्सपेंस करना स्टार्ट कर दिया अपने काम में, जिससे हमारा काम अच्छा हो, हमारा मैसेज और ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचा सके। तो लास्ट में FG, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन। ये हमारे अधिकार हुए, ये हमारे। अब मैं कंप्लीट तरीके से अपना आइडिया जो है यहाँ बैठकर भी किसी भी स्टेट में किसी भी जगह पे दे सकता हूँ। ये है आपका आर्टिकल 19(1) का A। एब्सोल्यूट तरीके से, पूरी तरीके से ऐसे दे रखा है। पहला क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने का अधिकार। मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, फिर मैं अपनी बात बोलूँगा तो क्या अकेले से बोलूँगा, मैंने 3-4 लोग इकट्ठे कर लिए, तो असेंबली का अधिकार। जब मैंने उनको असेंबल कर दिया तो मैं कह रहा हूँ कि यार ऐसे काम नहीं होगा, एक काम करते हैं, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। जैसे मान लो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिंगल पढ़ा रहा हूँ, मेरे में बोलने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है, मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया 1A। आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं वीडियो के माध्यम से, किसी भी अलग प्लेटफॉर्म से आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो क्या है, फ्रीडम ऑफ असेंबली। और उसके बाद जो है आपने मिलकर, मैंने एक चैनल बना लिया, उस चैनल में आप लोग अपने आप को इनरोल करवा रहे हैं, और हम लोग जो है एक एसोसिएशन के अंदर जुड़ गए, एक ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ गए। और उसके बाद जो है आपने कहा कि सर ऑनलाइन बहुत देख लिया, हम चाहते हैं कि आप हमारे एरिया में आओ, हमारे पास आओ और हमारे साथ ऑफलाइन टीचिंग करो आप। हम वहाँ पे आगे आपके एरिया में आके पढ़ा रहे हैं, या हमारे टीचर्स आपके पास जाके पढ़ा रहे हैं। तो क्या है, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मैं जा सकता हूँ, मेरे टीचर्स जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वहाँ मान लो कि अगर हमें अच्छा लगा तो मैं ठहर सकता हूँ, बिल्कुल ठहर सकता हूँ, फ्रीडम टू डिसाइड। और मेरे को लगा कि नहीं यार यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट खोल ही देना चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, वहाँ पे एक प्रॉपर्टी लेकर और वहाँ मैंने एक इंस्टीट्यूट खोल दिया। और इंस्टीट्यूट में क्या हो रहा है, मेरे पास फीस आ रहा है, इनकम आ रही है, तो क्या मेरे पास ट्रेड करने का अधिकार है, उस राज्य में जाके व्यापार करने का अधिकार है, वो भी है, ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन का अधिकार है। ये है हमारे पास प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन का भी अधिकार। ऑक्यूपेशन में और प्रोफेशन में बस इतना फर्क है कि जैसे मैं जो काम कर रहा हूँ वो मेरा प्रोफेशनल काम है, तो दैट इज़ प्रोफेशन। और कुछ लोग जो है कुछ उस चीज़ के बारे में पढ़ के और बिना पढ़े ही काम कर रहे होते हैं, तो वो ऑक्यूपेशन में आता है, वो अलग चीज़ है, मैं आपको बताऊंगा कभी। तो ये हमारे पास जो है 7, लेकिन ध्यान रखिए कि इस वाले में से ये जो है ना, ये वाला हमारा अभी कट चुका है। ये वाला हमारा राइट टू फ्रीडम टू प्रॉपर्टी जो है, ये वाला हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये आर्टिकल 300A के अंदर है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं रहा, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसकी कहानी बड़ी लंबी चौड़ी है, मैं कभी किसी अमेंडमेंट में बात करूंगा कि कैसे ये हटा दिया गया, ठीक है, क्या कारण। तो अभी हमारे पास 6, हमारा टोटल 7 तरह के राइट थे। मैंने बताया था आर्टिकल 31 हमारा डिलीट हो गया था, जो कि हमारा वही था, आपका राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको हमने शिफ्ट कर दिया आर्टिकल 300A के अंदर। तो वहाँ से कटा तो यहाँ से भी कट गया, यहाँ भी 7 थे तो अब 6 रह गए, A B C D E 5 और ये G 6।
तो 6 हमारे पास यहाँ पे रह चुके हैं और ये 6 हमारे इस तरीके से, अब इसी तरीके से दिमाग के अंदर सेट करके चलना है इसे, ठीक है ना। इसी तरीके से रखोगे दिमाग के अंदर तो आपको जल्दी याद होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। अब क्या इसमें कोई दिक्कत हो रही है आपको? कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे को नहीं लगता। अगर होती भी है, आप किसी भी एग्जाम्पल को सेट करके रख लेना अपने पास। पहले आपको बोलने का अधिकार मिला, फिर आपने लोगों को इकट्ठा किया, आपने असेंबली करके बोला, फिर एसोसिएशन बना लिया, फिर आप मूव करके दूसरे जगह पे जाकर और वहाँ जाकर रिसाइड किया, फिर प्रॉपर्टी ली। प्रॉपर्टी ले सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि मैं किसी और दूसरे स्टेट में जाकर प्रॉपर्टी ले सकता, प्रॉपर्टी ले सकता हूँ, लेकिन अगर मेरी प्रॉपर्टी के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है या कोई भी चीज़ है तो इसके लिए मैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। बाकी मैं थाने तो जा ही सकता हूँ, कोर्ट में जा ही सकता हूँ, सारी चीज़ें कर सकता हूँ, लेकिन वो मेरा क्या है, वो मेरा ऑर्डिनरी राइट है, वो मेरा फंडामेंटल राइट नहीं है। तो अधिकार तो मेरा यहाँ भी बचा हुआ है, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं बचा, बस ये, ठीक है, ध्यान रखिए। और ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन आप देखें, कभी भी देखें आप, बोलने का अधिकार है, ऐसा नहीं हो सकता आप अपनी बात नहीं रख सकते, आप अपनी बात रख सकते हैं, ऐसा ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद आपको देखो, आपने कभी भी देखा होगा कि भाई 4-5 लोग इकट्ठा होकर, कभी अभी दोस्त यार इकट्ठा होकर किसी ग्रुप में कहीं पे खड़े हैं या कहीं पे आप किसी पार्क में जा रहे हैं, हाँ कोई अनटिल वहाँ पे कोई क्या कहते हैं मतलब बैरियर ना हो तो वहाँ पे जा सकते हैं आप, जाते रहते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपने कभी ये सोचा या नहीं सोचा कि ये जो मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ हूँ पार्क में और इन्जॉय कर रहा हूँ, ये मेरा कौन सा अधिकार है? ये मेरा फ्रीडम ऑफ असेंबली है। हम लोगों ने अपना ग्रुप बनाया, जैसे आप फेसबुक पे भी अपना फेसबुक के ऊपर ग्रुप बनाते हैं या व्हाट्सएप पे भी ग्रुप बनाते हैं, वो ग्रुप बनाने का अधिकार आपका कौन सा अधिकार है? दैट इज फ्रीडम, क्या कहते हैं, आपका फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। आप किसी भी जगह पर जाते हैं घूमने के लिए, आप कुल्लू जाते हैं, मनाली जाते हैं, आप दार्जिलिंग जाते हैं घूमने के लिए, आप महाबलेश्वर जाते हैं, आप जो है दिलवाड़ा का जैन मंदिर जाते हैं घूमने के लिए, आप जो है कांवड़ जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं आप, वो जो घूमने का अधिकार जो आपको मिला हुआ है, आपने कभी जानने की कोशिश की है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 91 के डी के तहत है आपके पास। वहाँ जाकर आप रहते हैं, होटल लेते हैं, रेस्टोरेंट, जो भी आप वहाँ पर लेकर जो रहते हैं, वो आपका क्या है, फ्रीडम टू रिसाइड है, आर्टिकल 19(1)(f। और उसके बाद जो है आप नहीं सॉरी ई, और उसके बाद जो क्या कहते हैं आपका जो है प्रॉपर्टी लेना, वो तो खैर 300A में आ गया। और ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन आपने देखा होगा, जैसे बहुत से लोग यहाँ से, बिहार से, यूपी से, बंगाल से, राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से, इन अलग अलग स्टेट से आके दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली इज़ अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी। कॉस्मोपॉलिटन मतलब जहाँ पे अलग अलग जगह के लोग बहुत सारे रहते हैं। अब यहाँ पे वो लोग रहते हैं तो बहुत से लोग हैं जो काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट में है, बहुत से लोग हैं जो बिजनेस में है। तो क्या बिजनेस करने का अधिकार उन्हें है? नहीं है, वो किसी और स्टेट से, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई किसी भी जगह पे जाकर आपका व्यापार करने का, लेकिन ध्यान रखें ये सारे के सारे जो राइट्स हैं ये आपके एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट्स नहीं है, एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, फंडामेंटल राइट नहीं है ये। मतलब क्या है कि सरकार अगर चाहे तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, इसके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। इसके अंदर दो चीज़ समझ ले आप, एक तो होता है जब आर्टिकल 352 लगा होता है इंडिया के अंदर, मतलब कि नेशनल इमरजेंसी लगा होता है, तो सबसे पहले आर्टिकल 358 के तहत जो है आपका फंडामेंटल राइट जो है कौन सा वाला खत्म होता है? आर्टिकल 19 खत्म होता है। आपको कहीं भी कुछ भी बोलने नहीं दिया जाता। जैसे मान लो कि चाइना से वॉर हो रखा है और इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लगा दी हमने, खुदा ना खास्ता कभी ऐसा ना हो, लेकिन खुदा न खास्ता मान लो कभी ऐसा हो जाता है कि वॉर हो रखा है और सरकार ने आपका इमरजेंसी लगा दी, तो 358 के तहत आपका ये खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म करना जरूरी है? अब आपका चाइना से वॉर चल रहा है और आप चाहते हैं कि भाई आप सोशल मीडिया पे खुलकर बात लिखें, आप चाहते हैं कि कुछ लोग चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग इंडिया को ही दोष दे रहे हैं। ऐसे में सरकार की गरिमा और सेना के अंदर का जो मनोबल है वो दोनों ना टूटे, इसीलिए सरकार क्या कहती है कि ऐसा रिस्क ही मतलब आर्टिकल 19 को कुछ टाइम के लिए तत्कालिक खत्म कर दो। खत्म इन द सेंस मतलब ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन से खत्म कर दिया, मतलब कि उसका प्रभाव खत्म कर दिया। एक आर्टिकल 352 के नीचे आर्टिकल 353 भी है, वो कहता है इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी क्या होता है, टेम्परली जब तक नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ है प्रभाव खत्म हो जाएगा कुछ आर्टिकल्स का। तो आर्टिकल 358 में क्या कह रखा है, आर्टिकल 19 का प्रभाव खत्म कर दो आप। उसी तरीके से फ्रीडम ऑफ असेंबली है, भाई देश में वॉर का सिचुएशन है और आप लोग कह रहे हैं, यहाँ हो सकता है कि भाई जो तमिलनाडु में रह रहा हो उसको चाइना के वॉर से कोई प्रॉब्लम ना हो रहा हो, लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना, ऐसा तो हो सकता है कि कोई बंदा उत्तराखंड के पास रहता है, हिमाचल के पास रहता है, या बिहार नेपाल के आसपास में रहता है कोई इलाके में, या कोई अरुणाचल प्रदेश में रहता है, वहाँ के लोग वहाँ की गतिविधि करते करते या वहाँ पे जाने आने के चक्कर में जो है वॉर को डिस्टर्ब कर दे, या वॉर उनको डिस्टर्ब कर रहा है इसलिए जो है कहीं और प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, तो इस चक्कर में लोगों का आना जाना बंद कर दिया, कर सकते हैं। एसोसिएशन बंद कर दिया, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते, सारे ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया कुछ टाइम के लिए, जो कि देश को और तोड़ती है, या आपको कहीं जाने आने की आज़ादी नहीं दी जाएगी आपको, ठीक है, लोगों को इकट्ठा करने का नहीं दिया जाएगा। नेशनल इमरजेंसी में ऐसा ही होता है, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती है। आप 10-12 लोग से ज़्यादा एक साथ
10-12 लोग अगर एक साथ कहीं पे मिल जाते हैं तो उसको उनको जो है अंदर लेने का अधिकार है। उनको थाने में क्या कहते हैं, मतलब उनके अंदर उनको जो पुलिस जो है गिरफ्तार कर सकती है इस टाइम पे। ध्यान रखना नेशनल इमरजेंसी में। तो नेशनल इमरजेंसी में सारे के सारे अधिकार जो है वो आपके क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। आर्टिकल 19 1 A B C D E G ये सारे खत्म हो जाते हैं उस टाइम पे।